नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक धुआंधार रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। साथ ही जयपुर के सांगानेरी गेट से 4 किलोमीटर का रोड शो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 12 के अंता में, कोटा में और करौली में 4 जिलों की 10 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मेवाड़ के दौरे पर आज पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस ने आज राजस्थान चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें वादों की झड़ी लगा दी गई है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र पिछले हफ्ते ही जारी कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना जन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के वॉर रूम से जारी किया है। घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाने की बात कही गई है। इसके अलावा महंगाई और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर को अब 400 रुपए में देने की बात कही गई। हालांकि इस घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए 7 गारंटियां जारी कर चुकी है। इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 500 रुपए में भी सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को भी फ्री टैब और लैपटॉप, 25 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून और सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणा शामिल है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जिस जन घोषणा पत्र को जारी किया था, उसमें से 90% से ज्यादा वादे सरकार पूरे कर चुकी है। कहीं भी मार्केट में तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज के लिए, कोई बोलता है कि भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपये, तो दूसरा बोलता है 501, 502। ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपये 2 रुपये कई चीजों में बढ़ा ले, तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में मंगलवार को 3 जनसभाएं की। कोटा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं, उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की ये सभी गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन मिले। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में आ रही है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जालोर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा, मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए। मोदी को मैच में नहीं जाना चाहिए था, मोदी की वजह से हम हार गए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया।
टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप में हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। जहां विपक्षी दलों ने इस शब्द को प्रधानमंत्री मोदी के स्टेडियम पहुंचने को लेकर इस्तेमाल किया, तो सत्ता पक्ष के नेता और समर्थकों ने इसे लेकर विपक्ष पर ही पलटवार किया। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा था, कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न दिखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। और इसी बीच राहुल पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन को पनौती बताया। बीजेपी समर्थकों ने प्रियंका गांधी के इस भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विश्व कप क्रिकेट फाइनल को इंदिरा गांधी के बर्थडे से जोड़कर जीत की भविष्यवाणी की थी। प्रियंका ने 19 नवंबर का जिक्र करते हुए कहा था कि इसी दिन इंदिरा जी का जन्मदिन है और हम फिर से विश्व कप जरूर जीतेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद बीजेपी ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए कहा कि इंदिरा जी का जन्मदिन पनौती है, इसलिए हमारी टीम हारी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। राहुल गांधी माफी मांगे। फिलहाल राहुल के बयान के बाद अब सियासी तापमान और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो राजस्थान के भीतर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी पहले ही करीब एक हफ्ते पहले अपने मैनिफेस्टो को जारी कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि जो विकास कार्य किए गए हैं उनको नेता जनता तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भाषा का स्तर इस कदर गिर गया है कि कोई किसी को मूर्ख कह के संबोधित कर रहा है तो कोई किसी को पनौती। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता सूर्या मैथल जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत रवि जी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 को है। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया था। इसके बाद आज राहुल गांधी ने राजस्थान के जालोर में रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा। एक समय था जब चुनावों से पहले पार्टियां अपने किए गए विकास कार्यों को बताती थी, उनको गिनवाती थी, लेकिन आजकल तो सिर्फ एक दूसरे को कोसने का कार्य हो रहा है और भाषाई स्तर इतना गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनेताओं के जो भाषा है उसका स्तर एकदम नीचे पहुंच गया है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता की बात करें, दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं। मैं समझता हूं इतने उच्च स्तर से इतने बड़े नेता देश के अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निचले स्तर पर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज हिंदुस्तान की आजादी को इतना समय बीत चुका है और आज हमारे पास इतने अच्छे नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री की चाहे हम बात करें, कांग्रेस ने इतने टाइम तक कई दशकों तक भारत में शासन किया और उसके वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी। और इस प्रकार से मैं मूर्खों का सरदार चाहे प्रधानमंत्री जी ने कहा वो भी गलत था और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों ही की हमें जितनी भर्त्सना की जाए, जितना ही गलत कहा जाए उतना ज्यादा कम होगा। मैं समझता हूँ क्योंकि यह आप समझिए चुनाव है, एक हेल्दी लड़ाई होनी चाहिए इसके अंदर और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, आज मुद्दों की लड़ाई से भटक कर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पूरी तरह से माहौल चेंज कर दिया गया है और उन शब्दों का इस्तेमाल इन बड़े मंचों से जहाँ से पूरा आप देश के रोल मॉडल हैं, आपको देखकर बच्चे से लेके बड़ों तक एक चीज तय करते हैं, अपने जीवन का भविष्य तय करते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री या हम इस देश के विपक्ष के नेता से की बात सुन रहे हैं। पर ऐसे शब्दों को का इस्तेमाल करना एक कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इसका जो है बहिष्कार होता है। और मैं समझता हूँ कि
यह बहुत ही गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बिल्कुल बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय भी है, क्योंकि कुछ भी कह देना और फिर उसको जस्टिफाई करना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। जी बिल्कुल, यह सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी होता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना बहुत दुर्भाग्य है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा वो गलत था, मुल्कों का सदा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनसे आज जो जिस पद पर है उसी पद की गरिमा होती है। चाहे वो विपक्ष की बात करें, चाहे हम पार्टी के हमारे हमारे प्रधानमंत्री की बात करें, ये पद की गरिमा को देखते हुए शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और कहें जो हेल्दी लड़ाई है, आप विकास की बात करिए, आप मुद्दों की बात करिए। जो देश आज महंगाई से तरसता है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसकी बात सही है, समझ में आती है। पर आप इन मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल करना और खासकर सिर्फ राजनीति के लिए मैं समझता हूँ पूरी तरह से गलत है। आप बात करिए, समाज की बात करिए, जो राष्ट्र स्थान की बात करिए, विकास की बात आप पहले करते नहीं, आप उसकी बात करिए। कहीं ना कहीं इस बार जो है ना पूरी तरह से मतलब आप चाहे 5 राज्यों के चुनाव ऐसे लग रहे हैं जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव नहीं, ये पूरी तरह से लोकसभा के चुनावों से पहले पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और इसके तहत कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ पूरे कोई भी इसको सही नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ और दोनों से ही जवाब लूंगी इस पे, सूर्या मैथिल जी आपसे भी और रत्नाकर जी आपसे भी। रत्नाकर जी, राजनीति में मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या कि व्यक्तिगत लांछन पर अब चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए निशा जी, रेशु जी, पनौती शब्द आप शायद ट्विटर देखिए, कल का ट्विटर या चाहे परसों का ट्विटर, टॉप ट्रेंडिंग में पनौती चल रहा है। ये सिर्फ राहुल गांधी का इशारा ही नहीं है, पूरा देश ये कह रहा है और पूरे देश की जनभावना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय टीम के लिए पनौती साबित हुए हैं। ये पूरे देश की जनभावना है। इसी को राहुल गांधी ने जस्टिफाई किया है और अपने भाषण में कहा है। उन्होंने देश की जनभावना से कोई अलग बात नहीं की। लेकिन मेरा ये कहना है, प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद जो है उस गरिमा का ख्याल रखते नहीं। कहते हैं कि हम ये मूर्खों के सरदार है राहुल गांधी। मूर्खों के सरदार यानी कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या प्रत्येक जो नेतागण है वो क्या मूर्ख है? ये इतने निम्न स्तर की बात कहना प्रधानमंत्री को, उनका मानसिक संतुलन देखिए दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिसको लोगों ने सोना समझा, जो लोगों ने समझा कि ये सोना है, ये भारत के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा ये सोना पीतल निकला। और सोने का जो पानी ऊपर चढ़ा के रखे थे ना, वो पानी उतर चुका है और जनता ये समझ चुकी है कि ये सोना नहीं है, ये पीतल है। और 2024 में उस ठीक है, लेकिन रत्नाकर जी ये तो बताइए ना कि अगर कोई आम व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो ठीक है, लेकिन आप लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जाती ना। आप लोगों को देश की जनता, देश के ट्विटर पे लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए, माननीय कहकर संबोधित किया जाता है। देश की ही जनता माननीय कहकर संबोधित करती है। क्यों? क्योंकि इतने उच्च पद पर आप लोगों को बिठाया गया है। तो थोड़ी सी आप लोगों से ये तो कि अनुशासन आप लोग रखें, गरिमा रखें, शब्दों का जो उच्चारण है वो आप सही रखें। ये तो आपसे उम्मीद की जा सकती है ना, या नहीं की जा सकती कि भाषा का स्तर इस कदर से आप गिरा देंगे? जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाइए आप। राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां पर भी आपने मुद्दे नहीं उठाए। जो जनता के हित की बात करनी थी वो नहीं आपने उठाई, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम किया है। और यही सवाल मेरा सूर्या मैथिल जी आपसे भी है। मैं बोलूं? धन्यवाद। नहीं, सूर्या मैथिल जी से। जी धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे भारत को भारत माता की जय वंदना जी। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप देखिए कि जिनको उनके पार्टी के नेता ही पनौती मानते हों, जो जब से आए हैं पार्टी में, सत्ता संभाली पार्टी की, उसके बाद से लगातार 40-45 बार चुनाव हार गई हो जिनकी पार्टी, वो खुद के पार्टी के लिए पनौती हैं। और वो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश का डंका पूरे विश्व में बजाया हो, बड़े बड़े देश आज घुटने पे हैं और देश के राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हों,
जहां पर की विश्व की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने हो, देश की जीडीपी इस समय $2.5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ गई हो, उसके अलावा $3 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही हो, उसके अलावा देश का सामरिक महत्व आप देखिए, चीन के बॉर्डर के पास में हमारा जो बॉर्डर थे वो डेवलप हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राज में था नॉट डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट बॉर्डर। ऐसे प्रधानमंत्री को ये पनौती किया, जो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके मारते हैं, जो कि चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग एससीओ की बैठक में उनको बैठाकर सुनाते हैं। G20 होता है देश के अंदर, पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता आते हैं और कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द, ये साफ साफ दिखाता है कि कितनी बौखलाहट इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में है, कांग्रेस में कितनी घुटन है। ठीक है, कांग्रेस, एक सेकंड, कांग्रेस के भीतर बौखलाहट है। सूर्य मित्तल जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी आपने भी राहुल गांधी के लिए सेम वही शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आप भी यही कह रहे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस शब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगे, नहीं तो पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे अगर राहुल गांधी इस शब्द के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो। फिर आप कैसे उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो बताइए ना सूर्य मित्तल जी। रेशु जी, हम किस बात से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? इनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो पार्टी छोड़ के गए, वो खुद कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी पनौती हैं। ये कह रहे थे ट्विटर की बात। अरे मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर बैठता है वो कहता है कि हम कांग्रेस का बिल्ला लगा लेंगे, लेकिन राहुल गांधी वाली फोटो का बिल्ला नहीं लगाएंगे। ये जहां जाता है वहीं पर चुनाव हरवा के आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कर लीजिए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसी को वोट करके आप लोग को इसी में मायर है। आप लोग धैर्य से बात करिए ना सूर्य मित्तल जी, रत्नाकर जी, आप लोगों को कोई राजगद्दी नहीं मिलने वाली है डिबेट में। अगर आप ऊंची आवाज में बात करेंगे, एक दूसरे से ऐसे चिल्लाकर बात करेंगे, कोई राजगद्दी मिलने वाली है आप दोनों में? तो ठीक है, आराम से बात करिए। राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव होना है, ऐसे में दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लगातार जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और जनता के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस वादों की झड़ी लगाती है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी जारी है, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता भी आहत हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ जब आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहकर संबोधित किया। रत्नाकर जी, हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती हरवा दिया। वो लड़के सिर्फ कांग्रेस के हैं क्या? वो खिलाड़ी पूरे देश के हैं और उनके हारने का दुख हर एक भारतीय को है। और दूसरी बात ये कि सर, मैच में जीत हार लगी रहती है, पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या आपके राजकुमार को शोभा देता है? रेशु जी, देखिए क्या है, वहां पे भी आपने देखा कि रैली में लोग वहां पे उनकी भावनाएं थी और उन भावनाओं को राहुल गांधी ने शब्दों में बयां किया। और लोगों की भावनाएं क्या है, पूरे देश की भावनाएं क्या है, यही कि चंद्रयान 2 के समय भी यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे विजिट किए थे और चंद्रयान 2 हमारा अभियान जो है विफल हो गया। अच्छा, तो चंद्रयान 3 तो सफल हुआ ना? ये बात रख लूं, बात पूरी कर लूं जी। चंद्रयान 2 के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रयान प्रथम सफल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय थे नहीं क्योंकि यूपीए का शासनकाल था, उस समय सफल हुआ। चंद्रयान 2 के अभियान में उस समय ये प्रधानमंत्री जी वहां पे बैठे थे, चंद्रयान 2 असफल हो गया। चंद्रयान 3 के समय कौन सी सदी में जी रहे हैं रत्नाकर जी? मतलब हद होती है। अगर राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है, उनकी गलती है, इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन आप मतलब फेवर कर रहे हैं इस बात में भी। नहीं, क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, देश की जनता ने देखा कि चंद्रयान 3 के समय प्रधानमंत्री जी, मैं आऊंगी सूर्य मित्तल जी आपके पास इसके बाद। लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी कोई शुभ कार्य अगर होने जा रहा है, उसमें अगर वो वहां पे उपस्थित होते हैं तो वो अपशगुन का संकेत और पनौती का संकेत दिखाई देता है।
उसी जनभावना को जो राहुल गांधी ने कहा वो जनभावना थी। लोग जो सामने खड़े थे, भीड़ जो थी वो कह रही थी, उसी जनभावना को उन्होंने उजागर किया। हद है आपकी जस्टिफाई करने की, हद है रत्नाकर जी, मान गए आपको। सूर्य मैथिल जी, देखिए, आपने अभी देखा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो किस प्रकार से अपने युवराज के किए गए क्रियाकलापों को ढक रहे हैं। और देखिए रेशु जी, मैं इस प्रकार की अभद्रता की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो जनता के मुद्दे उठाना चाहता हूँ। राजस्थान की जनता आज ये पूछ रही है कि भैया राजस्थान के अंदर ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए रत्नाकर जी प्लीज। सुन लीजिए, रत्नाकर जी, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं होती है। ये गर्म तवे पे बैठे हुए पॉपकॉर्न की तरह मत फटिए, अभी तो बहुत दर्द होने वाला है। सुनिए सुनिए सुनिए, राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर क्या कारण लगातार कांग्रेस के शासन में राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 रहा। क्या कारण है कि राजस्थान में 35% महंगा अपराध महिलाओं पे बढ़ चुका है, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन है? 77 से 90 आंकड़ा पहुंच गया, 90 बहन बेटियों का बलात्कार होता है। 33% का आंकड़ा आज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ जाता है। उसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है रत्नाकर जी, आइएगा आप मणिपुर पे। मणिपुर को लेकर आप आइएगा, हमें पता है कि आप ये मुद्दा उठाएंगे और आप उठाइएगा भी, लेकिन उनको पहले बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी वापस, आपको मौका मिलेगा। आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनता भी देख रही होगी तो हंस रही होगी, जनता भी देखकर सुनकर हंस रही होगी। मुझे मौका दे दीजिए प्लीज। तो राजस्थान ये पूछ रहा है इनसे कि आखिर क्या कारण है कि विधानसभा में जिस मंत्री ने खड़े होकर कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये यहाँ बलात्कार बहुत सारे होते हैं और नंबर 1 है बलात्कार में राजस्थान, ऐसे मंत्री शांति धालीवाल को दोबारा से चुनाव किस आधार पर लड़वाया आपने? और क्या कारण है कि राजस्थान में देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है? क्यों राजस्थान सबसे बड़ा पेपर लीक के मामलों में अव्वल है? क्या कारण है कि राजस्थान में महिला अपराध लगातार सामूहिक बलात्कार होते हैं महिलाओं के, उनको बांध बांध कर जिंदा जलाया जाता है? कहाँ है कानून व्यवस्था? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर जनता के विषयों से भटकाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सूर्य मैथिल जी। एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी, जो अभी आप गंभीर आरोप उठा रहे हैं, इन बातों को शायद आप मध्य प्रदेश में भी उठाते तो अच्छा होता। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश की भी तो बात करिएगा ना। मध्य प्रदेश में एक छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। 2.5 घंटे तक वो बच्ची सड़क पर घूमती रही, एक कपड़ा मांगती रही तन पर ढकने के लिए। आपके शिवराज सरकार के कार्यकाल के भीतर अपराधी बेखौफ घूमते हैं, उस बात का भी तो जिक्र करिए ना, अगर आप राजस्थान का मुद्दा उठा रहे हैं तो। जिस उज्जैन की घटना की आप बात कर रही हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपराधी का उनका अरेस्ट किया गया और जो पुलिसकर्मी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। सूर्य मैथिल जी चेक कर लीजिए एक बार, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। 2.5 घंटे तक तो वो बच्ची सड़क पर घूमती रही। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम भी दिन भर खबरें ही पढ़ते हैं। रत्नाकर जी, देखिए, मैं इनके एक प्रश्न का जवाब दे देना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, चिंता मत करो, मैं आपकी तरह बदलता नहीं करूंगा। एक झुंझुना पकड़ा दिया पेट्रोल का, ठीक है, सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए ना। सूर्य मैथिल जी सुन लीजिए, हट जाइए। वैसे साइज आपका फटने वाला हो गया। बोलिए। साइज आपका फटने वाला हो गया। सूर्य मैथिल जी, लोग भी देखेंगे तो हंसेंगे कि आप लोग कोई कॉमेडी शो में बैठे हैं या डिबेट में बैठे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ रेशु जी। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान में सबसे महंगा है भाई। ये दो तरफा और दोगलापन वाली बात क्यों? आप पेट्रोल अगर कहते हैं कि 108 रुपया वहाँ पे है, तो पूरे देश में आप 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की जहाँ पे सरकार है दोगलापन वाली बात जो है प्रधानमंत्री जी। ठीक है, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। सूर्य मैथिल जी कंप्लीट करने दीजिए। सिलेंडर दे रही है इस समय में केंद्र सरकार, ये झूठ में चलिए
ठीक है, मुझे लगता है आप एक दूसरे को कंप्लीट करने नहीं देंगे, आप नहीं कंप्लीट करने देंगे, इसलिए मैं रवि जी के पास जा रही हूँ। आप दोनों नहीं, अब मैं आपके पास तब आऊंगी जब आप एक दूसरे को शांति के साथ सुनेंगे। जवाब है इनका पूरा जवाब है। अरे जवाब कुछ नहीं है आपके पास में, आपके पास चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन रवि जी के पास जा रही हूँ। रवि जी, 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज। राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को यानी कि अब अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार के चुनावों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा हर एक चुनावी राज्य में उठाया। क्या इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जातीय जनगणना करवाई ही इसीलिए गई थी एक्चुअली कि उसका फायदा उठाया जा सके चुनावों के अंदर। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर आज तक चुनाव होते रहे हैं, यह कोई पहला मामला नहीं है। आजादी के बाद से अब तक या तो जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर पार्टियां इलेक्शन लड़ती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरी तरह से जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, क्योंकि इस बार आपने देखा कि भाजपा ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, और खासकर जो कांग्रेस ने है करीब 15 महिलाओं को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर खड़ा किया है। तो यह तय है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इसके साथ जोड़ने की कोशिश कांग्रेस करेगी, क्योंकि बड़ी विपक्षी, क्योंकि रूलिंग में पार्टी है और सबसे बड़ी बात है कि उनको लड़ना है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जाटों को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया है, 36 सीटों पर खड़ा किया गया है कांग्रेस के द्वारा। वहीं भाजपा ने राजपूतों को 25 सीटों पर अधिक मात्रा में खड़ा किया। वैसे बाकी लगभग समीकरण जो टिकटें हैं लगभग बराबर बटी है, कोई थोड़ी फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। पर कुछ लोग मतलब जिस प्रकार का जो आकलन देखने को मिल रहा है वो ये तय है कि इस बार भाजपा पूरी तरह से हिंदुत्व को लेकर ज्यादा जो वहां पे लड़ती हुई नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस पूरी तरह से जो है जातीय समीकरण बिठाने के मूड में है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की युवाओं को और किसानों को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने मैनिफेस्टो में दावे किए गए, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा हम लागू करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब आखिर लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई बीजेपी के राज में तो आई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो युवाओं को लेकर कही गई और जो किसानों को लेकर की गई। यह बात ठीक है कि इस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं कई जगहों पर उलझती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खटास है वो जग जाहिर है। अब वो जैसे ही वो बयान कुछ इस प्रकार, कल ही एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप, तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुझे कहा तो इसलिए हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कुछ ऐसी बातें जो समाज के सामने आ जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि पार्टी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर आप देखने को मिलेगा आपको कि जहां पर बीजेपी को उन एरियाज के अंदर बढ़त होती दिख रही है जहाँ पे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और मतलब कुछ ऐसे जिस प्रकार से जोधपुर शहर और बिलाड़ा और लुनी सीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आरएलपी के प्रत्याशी बीजेपी को फायदा पहुंचाती नजर आ रही हैं। ऐसे ही सिरोही जिला के अंदर जो है जातिगत वोट बैंक अपना कमाल दिखा सकता है, पर विकास की भी वहां बात हो रही है। पाली जिला के अंदर भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने जो है कई कुछ नए चेहरों को खड़ा किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार फायदा होता दिख रहा है पहले की बजाय। और खासकर कांग्रेस के लिए एक नया, क्योंकि देखिए इस बार बता दूं मैं आपको कि कांग्रेस के लिए रूलिंग में रही है, सत्ता में रही है, और वहां का जो इतिहास है जिस प्रकार से लगातार बदलाव की वो रही है वहां पे बयान, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां भी जिस प्रकार से हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है। और खासकर क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल अक्सर वहां बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में लास्ट के 6 महीने अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या उसको जनता पचा पाएगी यह बड़ी बात है अपने आप में। और खास इस प्रकार से जिस प्रकार इस बार जो बागियों की बयान निकली है, बागियों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे बागियों की वजह से ज्यादा खतरा है। आऊंगी सूर्य मैथिल जी आप ही के पास जी। तो जोधपुर संभाग के अंदर 33 में से 16 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। इस बार यहाँ पे जो है, क्योंकि इसमें ये सीएम का ग्रैंड क्षेत्र है जोधपुर और बॉर्डर एरिया से लगता है बाड़मेर एरिया, इनके अंदर जो है बागी नेता जो है धमाल मचा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कई जगह के आपने बागियों को लेकर यहाँ पर बात की, लेकिन इस बीच मुझे लाल डायरी का किस्सा भी याद आ गया, क्योंकि राजस्थान के भीतर इस वक्त लाल डायरी बड़ी छाई हुई है। तो ये जो मुद्दा लाल डायरी का छाया हुआ है, इससे क्या आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई फायदा मिलने वाला है?
देखिए लाल डायरी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाल डायरी इन सब मुद्दों का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये विधानसभा के इलेक्शन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे माहौल क्या है कि जो लोग क्योंकि जो लोगों ने पिछला टाइम देखा, जिस प्रकार से कोरोना टाइम भी आया, उसके बाद क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी मेन होती है, और ऐसे में केंद्र को कम लोग दोष देते हैं और राज्य सरकारों को ज्यादा देते हैं। ऐसे में इनसे वहाँ पे 5 साल बाद अक्सर सरकार बदलती रही है, पिछला आपने देखा ही जिस प्रकार। तो मुझे लगता है इस बार वही हाल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव की बयार सी चल रही है, और इस बार बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है पहले की बजाय। और खासकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी कलह है वो भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में जो पार्टी है वो अपना खेल दिखा सकते हैं, और ऐसे में बीजेपी को सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जी सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए रेशु जी, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तरफ फोकस है। तो मैं आपके मित्र रवि अरोड़ा जी को और आपको और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास और धर्म दोनों को साथ में लेके चलती है। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सांसद अलवर योगी बालकनाथ जी को तिजारा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आप देखिए कि वो तिजारा वही क्षेत्र है जो कि इस समय में विकास से पिछड़ गया। वहां पर जिस प्रकार से योगी बालकनाथ जी ने दावा किया कि हम राजस्थान में भी वही मॉडल देंगे जो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, ये दर्शाता है कि हम लोग अपराध के ऊपर किस प्रकार की छूट करना है। मतलब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाएंगे, राजस्थान में भी चलाएंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एक योगी बैठे हैं और राजस्थान को भी एक नया योगी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सन्यासी दिया है। ऐसा सन्यासी जो उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान के अंदर जो अपराध पनप रहा था उस अपराध को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखते। आप देखिए वहां पर इनके कांग्रेस के जो कैंडिडेट है इमरान खान, वो इस समय में वहाँ पे किस प्रकार से गुंडाई कर रहे हैं। अभी वहाँ पर नूह के अंदर आप देखिए तो आप लोग तो अभी से उचित इलाज करने की बात करने लगे हैं ना। सूर्य मैथिल जी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि हम सबका उचित इलाज कर देंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, और यही चीज बाबा बालकनाथ जी ने भी कही है। उन्होंने भी यही कहा है कि एक एक का इलाज होगा और गिनती गिनना शुरू कर दो आप लोग। जो अपराधी है वो राजस्थान से या तो बाहर हो जाए, यदि राजस्थान में रहेंगे तो वही इलाज होगा जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। बुलडोजर भी चलेगा, इनकाउंटर भी होगा और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ना माताओं को, बहनों को किसी प्रकार की सुरक्षा का भाव होगा, सबकी इज्जत का सम्मान होगा। प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई घटेगी, वैट घटेगा, और साथ ही साथ जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितने भी अपराधी घूम रहे हैं ना खुले, कांग्रेस का झंडा ओढ़ के और पटका डाल के, इन सबका इलाज 3 दिसंबर के बाद योगी बालकनाथ राजस्थान में करना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आप सपा के लिए ये कहते थे, अब राजस्थान में आप कांग्रेस के लिए ये कहने लगे। इनके कैंडिडेट है ना, उनके सामने देखिए ना, इमरान खान इनका कैंडिडेट दिया, वो महागुंडे हैं, उनके इतने सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं हत्या के, फिरौती के, उनका इन्होंने कैंडिडेट बनाया है। चलिए ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, शांत हो जाइए। रत्नाकर जी सब जवाब ले लेते हैं इस पर। देखिए क्या है रेशु जी, कोई भी तथ्य है अगर आंकड़ों के साथ अगर आप पेश करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो लोगों के समझ में आती है। लेकिन हमारे जो मित्र हैं सूर्या मैथिल जी, ये भाषण देने का काम ज्यादा करते हैं बिना कोई सबूत के, बिना कोई उसका कोई चीज। मैं ये कह रहा अरे आंकड़े देना शुरू करूं क्या? रत्नाकर जी, योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आप कह रहे थे कि मुझे जवाब देना है, तो पहले आप ही की बारी। वही मैं कह रहा हूँ रेशु जी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आज वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करने में आतुर है। आप प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, कोई भी जनसभा करते हैं तो भाई अपनी नीतियों को बताइए जनता को, और जनता को बताइए कि हमने आपके लिए क्या काम किया है। उससे अलग ये जो है वहाँ पे सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करते हैं और लोगों को कहीं न कहीं उकसाने का काम करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो जिसका उनको फायदा मिले। और झूठे तो इतने बड़े हैं ये लोग। अभी बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर अनर्गल आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद कहा कि मैं मोदी जी के पिताजी को अपशब्द क्यों बोलूं।
मैं तो वो कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है और कोई उनको मैं जानता भी नहीं, तो मैं अब शब्द क्यों बोलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में वो बोलते हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मेरे पिताजी को गाली दे दिया, आप मेरे पिताजी को गाली दे दिया, साथियों देखो मेरे पिताजी को गाली दे दिया, मुझे भी गाली देते हैं। मैं 4 किलो गाली खाता हूँ, 20 किलो गाली खाता हूँ, 50 किलो गाली खाता हूँ। मेरे अरे झूठ कितना बोलोगे भाई। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, झूठ का एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में इन्होंने एक बैनर पोस्टर लगवाया था, कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। जी। किसानों के कर्ज के लिए, और किसान जो अपना खेत गिरवी रख दिया है या खेत खलिहान जिनका नीलाम हो गया, उसमें से एक किसान का फोटो लगाया था उन्होंने। उस किसान का नाम है माधोराम, जो जैसलमेर के पोखरण से आता है। उस किसान का फोटो लगाकर पूरे राजस्थान में इन्होंने प्रचार प्रसार किया झूठा कि इसके खेत बिक गए, इसका नीलाम हो गया, ये कर्ज में डूब गया। उस किसान के पास 200 बीघा खेत अभी है और वो किसान ऑन कैमरा आके कहता है कि ना मैंने कोई कर्ज लिया है और ना मेरा कोई खेत गिरवी है, ना खेत नीलाम हुआ है। तो इस तरह ये झूठों के सरदार के ये प्रवक्ता है। अभी देखिए, अभी बोलना शुरू करेंगे तो लबालब झूठ बोलना शुरू करेंगे। अरे भैया ये बताइए, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हो, पेट्रोल की बात कर रहे हो, 30 लाख करोड़, इतना 30 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी के रूप में भारत की जनता के पॉकेट से लूटने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम और बोझ, महंगाई का बोझ जो है बढ़ाने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं, चलिए, अभी कोई किसी को पनौती कह रहा था, कोई किसी को मूर्ख कहकर संबोधित कर रहा था, अब आपने यहाँ पर झूठों के सरदार एक और नई चीज यहाँ पर जोड़ दी है। जी सूर्य मैथिल जी। देखिए, अरे मेरे मित्र रत्नाकर जी ने बहुत सारे झूठे आंकड़े दिए। मैं जरा इनको बता देता हूँ कि कुर्द कितने लोगों का हुआ था, कितने लाख करोड़ का था, कितने लोगों का। बोलने दीजिए रत्नाकर जी, बोलने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा अपनी गरिमा का भी ध्यान रखिए रत्नाकर जी। फटिए मत, सभी तो बैठ के पॉपकॉर्न की तरह फटिए मत, हिम्मत रखिए, सच में नहीं भाई। अब देखिए कि राजस्थान में सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्लीज। 99,97,692 किसानों पर 1,47,538 करोड़ का कर्ज इस समय में था और इन्होंने माफ कितना किए, जरा इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने पिछली बार घोषणा की कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हुआ क्या? तो राजस्थान के सहकारी बैंक थे, उनके द्वारा आंशिक रूप से कर्ज माफ हुआ। किसी का 500, ठीक है, किसी का 1000, किसी का 5000। ये लोग तो कह रहे हैं ना, मैनिफेस्टो में जो पिछली बार जिक्र किया था 90% वादे पूरे कर दिए हैं, 10% रह गए हैं, तो शायद उसको भी पूरा कर ही देंगे। ना पूरा कहने का सरकार आएगी तो पूरे कर देंगे सूर्य मैथिल जी। 44 किसानों की जमीन कुर्क हुई है नेशनल बैंकों द्वारा, और राजस्थान की ये झूठी सरकार जिन्होंने राजस्थान के किसानों को आपका हम लोग जो है कर्ज माफ कर देंगे, और कर्ज कोई माफ करने की हिम्मत हो रही है। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय बैंकों का भी कोई राज्य सरकार कैसे माफ कर सकती है? पहले ये पूछना चाहती रेशो जी, यदि मैं कह दूं कि भैया मैं आपसे वादा करता हूँ एशियन न्यूज का चेयरमैन मैं रत्नाकर सिंह को बना दूंगा, मैं एशियन न्यूज में लगता कुछ नहीं हूँ और मैं रत्नाकर सिंह को कह दूं कि मैं चेयरमैन बना दूंगा, तो ये क्या हुआ? इसे कहते हैं फर्जी वादे जो कि कांग्रेस की सरकार। चलिए, कोई और सूर्य मैथिल जी, कोई और उदाहरण आपको याद नहीं आया? कोई और उदाहरण याद नहीं आया है आपको? जमीनों को इन्होंने खुद कराया। अरे धीरे धीरे भाई, फट जाओगे। अरे फटिए मत, आप कौन की तरफ मत फटिए, आपकी आदत है फटने की। आप बात करो 19,444 किसानों का जो जमीन कुर्क हुई। चलिए, कोई किसी के कहने से कुछ बन नहीं जाता, लेकिन ठीक है रवि जी, जैसा कि हम इससे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बात कर रहे थे, सबका इलाज करने की वो बात कर रहे थे, उचित इलाज कर देंगे अगर राजस्थान के भीतर सरकार बनती है बीजेपी की, तो माफियाओं की वैसे वो बात कर रहे थे। रवि जी, अंतिम दौर के प्रचार में बीजेपी का भरोसा मोदी पर होता है, लेकिन अब राज्यों में योगी के मॉडल को बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में उनका असर किन फैक्टर पर ज्यादा हो सकता है? देखिए, आज के देश में अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी गरिमामयी पद पर हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
उनके साथ साथ अब योगी जी का नाम भी जुड़ चुका है। और योगी जी का नाम सच में यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अब पूरे देश के अंदर एक उनकी छवि जो है बुलडोजर बाबा के रूप में पहचानी जाने लगी है। और उन्हीं के नक्शे कदम पे पूरे देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आपने देखा हुआ लगातार बुलडोजर का काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक ऐसी छवि बन चुकी है जो टोटल हिंदुत्व को प्रदर्शित करती है। और ऐसे में वो अपराधियों को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन्होंने सफाया किया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन में दहशत पैदा की है, तो वो एक छवि उनकी अलग हटकर बनी है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से बाकी राज्यों में भी, चुनावी राज्यों में उनका पूरा इस्तेमाल कर रही है। और खासकर जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे कि एक और योगी उत्तर अपना राजस्थान में खड़े किए हैं, बालकनाथ जी, तो काफी बिल्कुल उनकी चर्चा भी काफी समय से चल रही है। वहाँ पे भी उन्होंने जो भाषण में यही बात कही है कि हम लोग जो है यहाँ से पूरा अपराध को माफिया को खत्म करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको लोग हाथों हाथ ले भी रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि लोग इसको बात को समझ नहीं रहे। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अगर अपराध के ऊपर चोट करने वाले नेतृत्व दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान में योगी बालकनाथ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रियंका तो कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है और पूरी तरीके से ऐसी पार्टी है जो अब इस समय बिखरी हुई है। उनसे पूछा जाता है कि कौन सीएम होंगे तो उसका जवाब नहीं दे सकते। पीएम मोदी कोने कोने में घूम रहे हैं, जैसे अपना सीएम ढूंढ रहे हैं, अपने नेताओं पर खुद विश्वास नहीं करते हैं, अपने नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, कर्नाटक और हिमाचल की बात छोड़िए तो ये सवाल मेरा सूर्य मैथिल जी से था। रवि जी, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी से कि आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं देख रहे और मैं सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी को देख रहे हैं, तो अपनी पार्टी के अपराध को बचाइए। हमने तो उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक योगी दे दिया है। हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। यदि बुलडोजर बाबा चाहिए होंगे तो नेतृत्व की कमी तो कांग्रेस के पास भी नहीं है ना। हिमाचल आपसे छीन लिया, कर्नाटक आपसे छीन लिया, तो आप क्यों कम आंक रहे हैं कांग्रेस को? कौन मुख्यमंत्री? कांग्रेस को हम कम नहीं आंकते, हम भ्रष्टाचारियों को कभी कम नहीं आंकते। हम लोगों को केवल इतना बताना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की तरह मजबूत प्रशासन देंगे जहाँ पर हमारे पास योगी भी है, वहाँ पर गजेंद्र शेखावत जैसे बेहतरीन मंत्री हैं जो जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और राजस्थान के घर घर चलिए, समय का अभाव है, ये तो जनता तय करेगी कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा, और उसका सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।